हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग मानव विकास को देखेंगे। देखिए यहाँ पर वृद्धि और विकास में अंतर बताया गया है। वृद्धि और विकास जो है ये दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। वृद्धि जो है ये मात्रात्मक होती है और ये मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि का चिन्ह धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1 लाख है और आने वाले सालों में नगर की जनसंख्या 2 लाख हो जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नगर की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये धनात्मक वृद्धि है। अब मान लेते हैं नगर की जनसंख्या 1 लाख से घटकर ये 50,000 रह जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें जनसंख्या में क्या आई है, कमी आई है, तो ये ऋणात्मक वृद्धि है। यानी वृद्धि हमें केवल और केवल मात्रा बता रही है। यहाँ पर हमें लोगों की मात्रा पता चल रही है। वृद्धि जो है मूल्य निरपेक्ष है। मूल्य निरपेक्ष का मतलब ये है कि इसका कोई सकारात्मक मूल्य नहीं होता है। हमें यहाँ पर यह बात पता नहीं चल रही है कि जनसंख्या अगर बढ़ी है तो जनसंख्या बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। लोग जो हैं, लोगों के पास आधारभूत सुविधाएं हैं या नहीं है, लोग शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या नहीं है, इस बात का हमें कोई पता नहीं चल रहा। केवल जनसंख्या की मात्रा पता चल रही है। तो वृद्धि जो है ये मात्रात्मक होती है और ये मूल्य निरपेक्ष है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में $2 बिलियन की है और आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था बढ़कर जो है ये $5 बिलियन पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर धनात्मक वृद्धि है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था का बढ़ना ये द्योतक नहीं है कि देश के हर नागरिक के पास पैसा होगा, हर नागरिक के पास बेसिक सुख सुविधाएं होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि देश में जो संपन्न लोग होते हैं, देश के जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, जैसे आपने अपने भारत में देखें, जो हमारे यहाँ धनाढ्य लोग हैं उनके हाथ में सबसे ज़्यादा संपदा है। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि देश के जो कॉर्पोरेट लोग हों या धनाढ्य लोग हों, केवल उनके दम पर ही जीडीपी आगे बढ़ रही हो, जबकि आम जनता के पास पैसा हो ही ना। तो यहाँ पर हमें वृद्धि में केवल मात्रा पता चलती है। लोगों के जीवन स्तर के बारे में, लोगों में कोई बदलाव आया है उनके जीवन में या नहीं आया है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगता है। इसी वजह से वृद्धि जो है हमेशा मूल्य निरपेक्ष होती है। जबकि विकास की बात करें तो विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन है, जो कि मूल्य के सापेक्ष होता है। यानी इसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। वर्तमान दशाओं का मतलब क्या है, लोगों की जो वर्तमान दशाएं हैं, लोगों का जो जीवन स्तर है, जब तक उसमें वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता है। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सकारात्मक वृद्धि तो हो गई फिर भी विकास नहीं हुआ। जैसे अगर हम देखें, किसी नगर में, मान लीजिए किसी नगर में पानी की किल्लत है और वहाँ पे पानी की टंकी बनवा दी जाए, पानी की टंकी बनवा दी जाए, तो ये क्या है, अपने आप में आप देखेंगे सकारात्मक वृद्धि हुई है। भाई नगर में पानी की टंकी बन गई। अब पानी की टंकी बनने के बाद भी पानी की टंकी में पानी कभी भरा ही नहीं जाए, लोगों तक सप्लाई हो ही ना, तो ऐसे विकास का मतलब भी क्या है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, लेकिन सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। कई बार ऐसा है सकारात्मक वृद्धि भी हो गई फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। गुणवत्ता का मतलब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में जब सकारात्मक परिवर्तन आता है तब विकास माना जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है। देखिए, कई दशकों तक विकास का पैमाना आर्थिक वृद्धि को माना जाता था। आज से करीब 100 साल पहले, जैसे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, या देश की जो पुरानी अन्य अर्थव्यवस्थाएं थी, वहाँ पे विकास का पैमाना केवल आर्थिक वृद्धि को माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इस सोच में परिवर्तन आया। यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये महसूस किया है कि केवल आर्थिक वृद्धि होने से लोगों का विकास नहीं हुआ है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव नहीं आया। आर्थिक वृद्धि से देश की जीडीपी तो आगे बढ़ती जा रही है, जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता फिर भी त्रस्त है। तो ऐसे करके विकास की नई परिभाषा गढ़ी गई। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। पहली बार विकास के पक्ष पर 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया। यानी 2 अर्थशास्त्री हुए हैं जो कि दक्षिण एशिया के हैं। महबूब उल हक ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और अमर्त्य सेन जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। यानी ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो इन दोनों लोगों ने मानव विकास प्रतिवेदन यानी मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रतिपादित की है। मानव विकास की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था और डॉक्टर हक ने यानी महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। यानी डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया गया है। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया
जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। ये विकल्प जो है ये स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, अशिक्षित बच्चा है। तो अशिक्षित बच्चा बड़ा होकर ना तो डॉक्टर वाली फील्ड में जा सकता है, डॉक्टर की लाइन चूज कर सकता है, ना ही वो इंजीनियरिंग में जा सकता है क्योंकि उसके पास विकल्प सीमित हो गए हैं, उसके पास एजुकेशन नहीं है, ना ही वो टीचर बन सकता है, ना ही वो ऐसी किसी जॉब में जा सकता है जहां पर एजुकेशन की जरूरत हो क्योंकि एजुकेशन के अभाव में उसके विकल्प सीमित हो गए हैं। तो मानव विकास का ध्येय यह है कि किसी के पास आधारभूत सुख सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि उसके पास विकल्पों के चयन की आज़ादी रहे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विकल्प जो है स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है, यानी जरूरी नहीं है कि यही विकल्प हो, समय के साथ साथ विकल्प बदलते रहते हैं। देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक की जो मानव विकास की अवधारणा है, इस विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य को माना गया है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यह है कि विकास का अर्थ क्या है, ऐसी दशाओं को हमें उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी स्पष्ट किया गया है कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। जैसे वर्तमान में भारत की बात करें तो आपने देखा होगा कि भारत में जो भारत सरकार है 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन प्रोवाइड करवा रही है, सस्ते दामों पर 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड करवा रही है। तो सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, सरकार तो लोगों के सार्थक जीवन के लिए पूरी तरह से भरसक प्रयास कर रही है। अब केवल लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हमें उस राशन पे जिंदा रहना है, लोगों को फर्ज ये बनता है कि सरकार अगर हमें गरीबी के कुचक से निकालने में सहायता कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपना कोई विजन सेट करें, कोई अपना एम सेट करें और उस एम तक जाने का पूरा प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि सरकार राशन दे रही है तो हम एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ हमारी कट रही है, ऐसा भी आपका जीवन बेकार है। तो यहाँ पर वही चीज स्पष्ट की गई है कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूएनडीपी ने बाद में अपनाया है। तो 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए, मानव विकास प्रतिवेदन का मतलब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महबूब उल हक की मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1990 ईस्वी से 1990 से हर साल यूएनडीपी जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। यहां पर अमर्त्य सेन जी के विचार बताए गए हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। यानी कि अमर्त्य सेन का मानना यह था कि विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक लोगों के पास स्वतंत्रता ना हो, क्योंकि लोग अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो लोग विकल्पों का चयन नहीं कर पाएंगे और लोग स्वतंत्र होंगे तो लोग विकल्पों का चयन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय परिवेश की बात की जाए तो भारतीय परिवेश में आपने देखा होगा कि जैसे ही लड़कियां 18+ की होती हैं, घर वालों को उनके शादी ब्याह की टेंशन होने लगती है। कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में जो परिवार वाले हैं उनको लड़कियों की शादी की टेंशन होने लगती है। वो लड़की के आगे के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल शादी के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं अगर लड़की हमारी पढ़ने लिखने में अच्छी है तो उसे और पढ़ाया लिखाया जाए, लड़की कुछ और बेहतर कर सकती है, कहीं और अच्छे रोजगार में जा सकती है, अपना बिजनेस खड़ा कर सकती है। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, उसकी शादी करवा देते हैं। तो ऐसे में लड़कियों की जो स्वतंत्रता है उसका कहीं ना कहीं हनन होता है। अगर लड़कियों को स्वतंत्रता दी जाए, लड़कियों के पास विकल्पों के चयन की आज़ादी रहे तो लड़कियां कुछ बेहतर कर पाएंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मानव विकास का जो मुख्य ध्येय है स्वतंत्रता में वृद्धि होना चाहिए, यानी लोग स्वतंत्र होने चाहिए, क्योंकि लोग स्वतंत्र रहेंगे तो लोग अपने विकल्प भी आसानी से निडरतापूर्वक चुन सकेंगे। एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है ये मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। यानी किसी भी मानव का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी संसाधनों तक पहुंच ना हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा न दी जाए और उसके पास शिक्षा ना हो। तो ये तीन तो मूलभूत केंद्र बिंदु हैं मानव विकास के। ये तीन चीज़ों तो लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे उदाहरण भी दिया गया है कि एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है, इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग जो हैं बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कठिन हो जाता है। मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए, मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। यहाँ पर समता के बारे में बताया गया है कि समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है और लोगों को जो उपलब्ध अवसर हैं ये लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में जात के भेदभाव के विचार के बिना लोगों के लिए अवसर समान होने चाहिए। जैसे उदाहरण भी दिया गया है कि भारत में स्त्रियां और सामाजिक और
आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, इनके व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से व्रत होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे जो स्त्रियों का ड्रॉप आउट रेट है और जो SC/ST कम्युनिटी के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है वो आपको अधिक देखने को मिलेगा। अब देखिए इस यहाँ पर जो समता वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें यहाँ पर समता को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। समता के विचार को आप लोग पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हालांकि समता और समानता में अंतर होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चित्र के जरिए समझाने का प्रयास भी किया है। यहाँ पर इक्वलिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर इक्विटी लिखा गया है। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, इक्विटी का मतलब होता है समता। तो आप यहाँ पर इमेज को देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 व्यक्ति दिखाए गए हैं जिनमें एक वयस्क व्यक्ति है, एक बालक है और बच्चा है। इन तीनों को समान रूप से समानता के आधार पर हमने रिसोर्स आवंटित कर दिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले 2 तो यहाँ पर इस मैच का आनंद ले पा रहे हैं, जबकि तीसरा बच्चा समानता के आधार पर रिसोर्स मिलने के बाद भी इस मैच को देखने से वंचित रह गया है। अब इक्विटी में आ जाते हैं। इक्विटी में आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये वयस्क पुरुष है इसकी लंबाई इस 4 दीवारी की लंबाई से ज़्यादा है, तो इसे किसी प्रकार के रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है, तो इसे कोई रिसोर्स नहीं दिया गया है। जबकि यहाँ पर आप दूसरा बच्चा देख पा रहे हैं, इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है, तो इसे एक स्टूल दे दिया गया। जबकि आपको तीसरा यहाँ पर जो बच्चा देख रहे हैं उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम है, तो उसे 2 स्टूल यहाँ पर दे दिए गए। तो इक्विटी का विचार हमारे यहाँ आरक्षण से आप जोड़ सकते हैं। जैसे आरक्षण में आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जनरल कमेटी है, क्योंकि स्टार्टिंग से उनकी पोजीशन स्ट्रांग रही है, यानी कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी अच्छी खासी रही है, तो इस वजह से उन्हें आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया गया। हालांकि अभी वर्तमान में उन्हें EWS का आरक्षण दिया गया है, लेकिन पहले उन्हें EWS नहीं था। तो जैसे जनरल वाले हो गए, यहाँ पर आप इस बच्चे को देख सकते हैं जो OBC वाले हैं, और तीसरा जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं इसे SC/ST मान सकते हैं। तो इक्विटी का विचार कुछ ऐसा ही है। दूसरा है यहाँ पर सतत पोषणीयता। देखिए सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणी का मतलब आप लोग जानते हैं कि हमारी जो वर्तमान जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं और हमारी आने वाली जो आगामी पीढ़ी है उसके लिए भी अवसर या फिर रिसोर्स बचे रहें। तो सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलें। दूसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। देखिए इसका अर्थ श्रम उत्पादकता या फिर मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है, यानी लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके हम उत्पादकता में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। यानी लोगों को बेहतर अवसर प्रदान करें, उनको संसाधन प्रदान करें, उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करें, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें। तो ये सब चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो लोगों की कार्य क्षमता बेहतर होगी, ऐसे करके उत्पादकता भी बढ़ेगी। चौथा है यहाँ पर सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। यानी सशक्तिकरण का मतलब है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी लोगों के पास विकल्प चुनने की शक्ति हो। ऐसा ना हो कि लोग किसी प्रेशर में हो, लोगों के पास स्वतंत्रता का अभाव हो, ये सब चीज़ें ना हो। लोग अपने विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हों, और ऐसी शक्ति जो है बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। यानी लोगों में क्षमता निर्माण होना चाहिए और उनको स्वतंत्रता प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि लोग अपने विकल्प चुन सकें। मानव विकास के उपागम। देखिए मानव विकास के 4 उपागम हैं। इसका पहला उपागम है आय उपागम। आय उपागम जो है ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, और इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसका विचार ये है कि किसी व्यक्ति का अगर आय का स्तर ऊंचा है तो उसका जो स्वतंत्रता का स्तर है, यानी उसके पास विकल्पों के चयन का जो स्तर है उसकी स्वतंत्रता भी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर वही बात बोली गई है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति के द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, और आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। दूसरा है यहाँ पर कल्याण उपागम। कल्याण उपागम जो है मानव को लाभार्थी के रूप में या फिर सभी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में मानव को देखता है, और कल्याण उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय की वकालत करता है। इसका मानना यह है कि लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, लोग केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, और सरकार को कल्याण उपागम पर अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए ताकि मानव विकास के स्तरों में वृद्धि हो सके, ऐसा कल्याण उपागम का मानना है। तीसरा है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखिए ये उपागम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की इसमें पहचान की गई थी। इसमें जो मानव विकल्प हैं, तो मानव विकल्पों के जो प्रश्न थे उनकी इसमें अपेक्षा की गई थी, और परिभाषित वर्गों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी व्यवस्था पर इसमें जोर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनमें ये 6 न्यूनतम आवश्यकताएं शामिल हैं। अगला उपागम है आपका क्षमता उपागम। देखिए क्षमता उपागम का संबंध जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में क्षमता निर्माण कब होगा, जब मनुष्य की शिक्षा पर, उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तब मनुष्य के अंदर क्षमता विकसित होगी और मनुष्य की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब है यहाँ पर मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 3 प्रमुख क्षेत्रों में
उत्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ये 3 प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच है। ये जो क्रम है ये 0 से लेकर 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, यानी यहाँ पर देशों को 0 से लेकर 1 के बीच में यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं और ऐसे करके उनका रैंक बाद में तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, यानी जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है उसके औसत रूप से जीवित रहने की जो आयु होती है, इसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, उसको स्वास्थ्य का सूचक माना गया है। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो प्रौढ़ों में साक्षरता दर है और जो निचली क्लासों में जो बच्चे नामांकन करते हैं, जो बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, तो इनका अनुपात जो है शिक्षा को प्रदर्शित करता है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। क्रय शक्ति मतलब किसी की कोई सामान खरीदने की जो क्षमता है उसको क्रय शक्ति कहते हैं। तो क्रय शक्ति को जो है अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में यहाँ पे मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को, यानी यहाँ पर 3 आयाम है और इन तीनों आयामों को जो है 1/3 भारता दी जाती है, 1/3 वेटेज दिया जाता है। और मानव विकास सूचकांक जो है इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है, यानी इन सभी जो आयाम है, ये तीनों आयाम है, इन तीनों आयामों के जो भी मार्क्स होते हैं उनको जोड़कर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश का स्कोर जो है 0.983 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अति उच्च स्तर का देश है, जबकि किसी देश में उसका स्कोर निकल कर आ रहा है 0.268, तो यहाँ पर मतलब ये है कि इस देश में मानव विकास का जो स्तर है वो अत्यंत निम्न है। मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, हालांकि फिर भी ये सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केवल मानव विकास की प्राप्तियों की माप कर रहे हैं। यहाँ पर जो संसाधन है या फिर जो शिक्षा या फिर जो अन्य रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा कैसे हुआ है, क्या लोगों तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए हैं, इस बात की यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि इसका कारण यह है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच पर फोकस किया गया है, लेकिन यहाँ पर यह सवाल नहीं उठाया गया है कि क्या किसी सरकार ने लोगों तक इन सब चीज़ों को पहुँचाने के लिए कितना प्रयास किया है, क्या उसका कोई मापन होगा या नहीं होगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। तो इस वजह से यहाँ लिखा गया है कि ये वितरण के संबंध में मौन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय माप नहीं है। देखिए, मानव विकास सूचकांक के अलावा यहाँ पर मानव गरीबी सूचकांक भी है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है और यह सूचकांक जो है मानव विकास में कमी को मापता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्पभार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव गरीबी सूचकांक बहुत डेप्थ में लोगों की एनालिसिस करता है और जो मानव विकास सूचकांक में जो चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं वो चीज़ें इसके अंदर पकड़ में आ जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि मानव गरीबी सूचकांक जो है ये मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा जो अधिक कमी है उसको उद्घाटित करता है। 1990 ईस्वी से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। देखिए, एक बात यहाँ जान लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है कि दुनिया का एकमात्र अकेला देश भूटान है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भूटानियों को अपने पर्यावरण से, अपने कल्चर से और अपने आध्यात्मिक जो भी पहलू हैं उनसे विशेष लगाव है। इसलिए इन्होंने जो भौतिक प्रगति है उसको दरकिनार करके अपने जो भी पारंपरिक मूल्य हैं उनको अपनाया है और इसी वजह से इन्होंने जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। अब लास्ट में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी देश का अगर आकार बड़ा है, वहाँ पर जीडीपी का आकार बड़ा है और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर मानव विकास ज़्यादा हुआ होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटे देश हैं उनका निष्पादन बेटर रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो, तो इनका मानव विकास सूचकांक यहाँ बताया गया है। श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक HDI 2022 पर आधारित आंकड़े हैं, यहाँ पर 78 था और ट्रिनिडाद और टोबैगो का 60वां स्थान था, जबकि मानव विकास सूचकांक में भारत का यहाँ पर 134वां स्थान था।
यानी कहने का मतलब ये है कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी इनका जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन जो है पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को यहाँ पर 4 समूहों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाते हैं अति उच्च वाले। देखिए यहाँ पर 0.800 से ऊपर जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है उन्हें अति उच्च श्रेणी में रखा जाता है। उच्च श्रेणी में 0.70 से 0.799 के बीच वाले देश आ जाते हैं। मध्यम में यहाँ पर 0.550 से लेकर 0.699 के बीच वाले देश आ जाते हैं। निम्न में जो है 0.549 से नीचे के जो कंट्री होते हैं वो निम्न में आ जाते हैं। देखिए उच्चतर मानव विकास वाले देश वो देश हैं जहाँ पर सामाजिक खंड में बहुत ज़्यादा निवेश हुआ है। सामाजिक का मतलब लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, तो वो देश उच्चतर मानव विकास वाले देश हैं। वहीं उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश जो हैं ये यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी इसमें कुछ गैर यूरोपीय देश भी इसमें अपना स्थान बना पाए हैं, यानी इस सूची में फिर भी कुछ गैर यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हो पाए हैं। मध्यम मानव विकास वर्ग के अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है, यानी जो मध्यम मानव विकास वाले देश हैं जैसे कि भारत हुआ, भारत भी एक मध्यम मानव विकास वाला देश है और भारत का जैसा कि जान रहे होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हमें स्वतंत्रता मिली है। इनमें से कुछ देश जो थे पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य जो हैं अनेक देशों का विकास 1991 में जो तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ है उसके पश्चात इनका विकास हुआ है। तो कुछ देश इसमें ऐसे देश हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। यानी मध्यम मानव विकास वाले जो देश हैं इनमें से लगभग हर एक देश ने अपने जो भी इनका इतिहास रहा है उसमें राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। वहाँ पे सामाजिक विद्रोह भी हुए हैं, राजनीतिक विद्रोह भी हुए हैं। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों में से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल या फिर बीमारियों के अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न या फिर उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। यानी जिन देशों का मानव विकास सूचकांक उच्चतर है उन देशों ने अपने सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय बहुत ज़्यादा किया है। दूसरी ओर मानव विकास के जो निम्न स्तर वाले जो देश हैं वहाँ पर सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च किया गया है, क्योंकि वो देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग जो है अपने सामाजिक सेक्टर पर खर्च ना करके अपने डिफेंस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसी वजह से वो गरीबी के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।